अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आरजी उर्दू स्टोरी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, पिछले दिनों कराची जाने का इत्तफाक हुआ तो जाहिर है कि मैं भी समंदर देखने गया। वहाँ एक अजीबोगरीब शख्स से मुलाकात हुई। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और सर के बाल फकीरों की तरह कंधों पर पड़े हुए थे। उसके तन पर एक कपड़ा भी नहीं था, फकत एक लंगोटी बंधी हुई थी और ऐसा मालूम होता था बेचारा कई रोज से भूखा है। मैंने तरस खाकर उसे दवन्नी दे दी। वो झंझला कर कहने लगा, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मैंने हैरान होकर पूछा, तो बाबा तुम यहाँ इस परेशानी में क्यों घूम रहे हो? वो कहने लगा, मैं एक परी का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे ये सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक आदमजाद एक परी का इंतजार कर रहा है। मुझे हैरान देखकर उसने कहा, बाबू साहब इसमें हैरानी की क्या बात है? सब लोग यही समझते हैं कि जिन और परियां कोई चीज नहीं है। हालांकि मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है, उनसे बातें भी की हैं। मेरा नाम यासीन खान है। पाकिस्तान बनने से पहले मैं दिल्ली में रहता था। मुझे कबूतर पालने का बहुत शौक था। एक रोज मैं अपनी छत पर खड़ा कबूतर उड़ा रहा था कि जोर की आंधी आई। सारा आसमान पीला हो गया। इस आंधी में सैकड़ों रंग बिरंगे दुपट्टे उड़े जा रहे थे। मैंने छड़ी से 2-3 दुपट्टे पकड़ लिए। उस रोज मेरे पास इत्तफाक से एक पैसा भी नहीं था और मैं हजरत निजामुद्दीन औलिया के उर्स में जाना चाहता था। मैंने सोचा ये दुपट्टे बेचकर मैं उर्स में भी हो आऊंगा और बच्चों के लिए 2-4 खिलौने भी ले आऊंगा। मैं दुपट्टे पोटली में दबाए बाजार में से गुजर रहा था कि मैंने देखा एक रंगरेज रो रहा है और कह रहा था, मेरे सारे दुपट्टे आंधी में उड़ गए, अब गाहक मुझे जान से मार डालेंगे। मैंने वो दुपट्टे इस गरीब को वापस कर दिए। उस वक्त शाम हो चुकी थी। मैंने सोचा चलो फिरोज शाह के कोटले चलते हैं। मैं काफी देर तक वहां कब्रिस्तान में टहलता रहा। जब मैं वापस आ रहा था, एक खूबसूरत हाथ मेरी तरफ बढ़ा और एक बारीक सी आवाज आई, लो यासीन खान, ये तुम्हारा हिस्सा है। मैंने देखा वो छोटी सी गेंद के बराबर एक पोटली थी। मैंने वो पोटली खोली तो मैं हैरान रह गया। इसमें एक नया कोट, नई कमीज, पजामा और 50 रुपए चांदी के थे। दूसरी रात मैं फिर कब्रिस्तान गया और वापसी पर फिर उसी खूबसूरत हाथ ने एक पोटली दी। अब के इस पोटली में से मेरे दोनों बच्चों के लिए कपड़े, जूते और 25 रुपए चांदी के सिक्के निकले। तीसरी रात मैं फिर गया और सोचा कि आज तो उसे जरूर पकड़ूंगा और देखूंगा कि ये कौन है जो मुझ पर इतनी मेहरबानी करती है। जब उसने पोटली मेरी तरफ बढ़ाई तो मैंने पोटली लेने के बजाय उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी चूड़ियां जोर से खनखनाई और वो चीख मार कर कहने लगी, मुझे ना पकड़ो नहीं तो तुम भी मारे जाओगे और मैं भी। मैंने डर कर उसका हाथ छोड़ दिया। फिर वो कहने लगी, अगर तुम्हें मेरी हकीकत मालूम करना है तो आज रात को 12 बजे मस्जिद घटा में आ जाओ। इतना कहकर वो गायब हो गई। रात को मेरे बीवी बच्चे जब सो गए तो मैं घर से निकला। डर के मारे मेरी टांगें कांप रही थीं, क्योंकि मैंने सुन रखा था मस्जिद घटा में जिन और परियां रहती हैं। ठीक 12 बजे मैं मस्जिद घटा पहुंचा और डरते डरते अंदर दाखिल हो गया। यकीन जानिए मैं दरवाजे में ही पत्थर की तरह जमकर रह गया। मस्जिद के लंबे चौड़े सहन में अजीबो गरीब लंबे लंबे मोटे मोटे आदमी नमाज पढ़ रहे थे। कोई सजदे में था, कोई रुकू में था। किसी के 6 सर थे, किसी की 4 टांगे, किसी के सर पर इतनी चौड़ी पगड़ी थी जैसे मस्जिद का गुंबद, और किसी के सर पर इतनी लंबी टोपी थी कि मस्जिद के मीनार तक पहुंच रही थी। बाबू साहब मेरी तो घिघी बन गई। मैं ना अंदर दाखिल हो सकूं ना मैं पीछे हट सकूं। मेरा सर घूम रहा था और यूं लग रहा था कि अभी चकरा कर गिर पड़ूंगा। फिर एकदम चूड़ियां खनखनाई और वही हाथ मेरी तरफ बढ़ा। मैंने मुड़कर देखा, एक औरत मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो कहने लगी, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके सर पर लंबे लंबे बाल थे और दोनों शानों पर निहायत खूबसूरत पर थे। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं, दांत बिल्कुल मोतियों की तरह दमक रहे थे। करना खुदा का क्या हुआ कि मैं रोजाना रात को 12 बजे उसे देखने के लिए मस्जिद घटा में पहुंच जाता।
वो परी मुझ पर कुछ ऐसी मेहरबान हुई कि मैं जिस बात की ख्वाहिश करता वो खुद ब खुद पूरी हो जाती। फल, मिठाइयाँ, जेवर, कपड़े, गर्ज किसी चीज की कमी ना रही। एक रोज मैं रात को मस्जिद घटा जा रहा था कि रास्ते में उसी हाथ ने मुझे रोक लिया और परी ने घबराई हुई आवाज में कहा, देखो यासीन खान, जिन्हों को पता चल गया है कि मैं चोरी छुपे तुम्हारी मदद करती हूँ, अगर आज तुम मस्जिद घटा पहुंचे तो वो तुम्हारा गला घोंट देंगे। मुझे भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी मुश्किल से चंद मिनट के लिए जान छुड़ा कर आई हूँ। आज रात को ही मुझे कोकाफ के कैद खाने में भेजा जा रहा है। मुझे 12 साल की सजा दी गई है। मैंने तुम्हारी घर की ठेवड़ी में 3 मटके दौलत के रख दिए हैं, उसे अपने इस्तेमाल में लाओ और देखो ये बात किसी पर जाहिर ना होने देना, वरना नुकसान उठाओगे। कैद से रिहाई के बाद मैं तुम्हें कराची के साहिल समंदर पर मिलूंगी, तुम वहीं आ जाना। ये कहकर वो गायब हो गई। मैं घर आया तो ठेवड़ी में वाकई 3 मटके रखे हुए थे। एक में सोना था, दूसरे में चांदी और तीसरे में हीरे जवाहरात। मैं खामोशी से वो दौलत बेच बेच कर इस्तेमाल करता रहा। एक रोज मेरा एक दोस्त मुझसे लड़ पड़ा और कहने लगा कि जिन परियां वगैरह कुछ नहीं होता, ये सिर्फ वहम है। मैंने उसे कहा, पगले, जिन और परियों को मैंने अपनी आंखों से देखा है और उनसे बातें भी की हैं। उसने सबूत मांगा और मैं बदकिस्मती का मारा उसे वो मटके दिखाने के लिए उसे अपने घर साथ ले आया। अब जो एक मटके का ढकना उठाता हूँ तो कई सांप पुकारते हुए निकले, दूसरे में से बिच्छू और कान खजूरे निकले और तीसरे में से कीड़े मकोड़े। उसके कुछ दिन बाद दिल्ली में फसाद पैदा हो गया। मेरे बीवी बच्चे मुझसे बिछड़ गए और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर कराची आ गया। वो दिन है और आज का दिन मैं समंदर के किनारे उसी परी से मिलने आता हूँ, मगर आज तक वो परी नहीं आई। मालूम नहीं मेरे बच्चे कहाँ मारे मारे फिर रहे होंगे। मैंने कहा, भाई वो परी अब तक मर चुकी होगी। यूं भी जिन परियां पुराने जमाने में होती थीं, अब उनकी बादशाहत खत्म हो चुकी है। अपने सर से परी का साया उतार दो और सिर्फ खुदा का साया काफी समझो। आखिर कब तक यूं साहिल की रेत पर भटकते फिरोगे? जाओ अपने बीवी बच्चों को तलाश करो। बहुत से हिंदुस्तानी दिल्ली से कराची आ गए हैं, तुम्हारे बीवी बच्चे भी किसी के साथ आ गए होंगे। वो बोला, बाबूजी, आप ठीक कहते हैं, मुझे वाकई अब इस ख्याल को दिल से निकाल देना चाहिए। अब हर महीने यासीन खान का खत मेरे पास आता है। उसके बीवी बच्चे उससे मिल गए हैं। वो वहां एक रिक्शा चलाता है और रोजाना 5-6 रुपए कमा लेता है। उसके खतों से मालूम होता है कि वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद इसी तरह की किस्से कहानियां देखने और सुनने के लिए देखते रहें आरजी उर्दू स्टोरी। शुक्रिया।